नमस्कार दोस्तों, जीके डिस्कशन में आप लोग का फिर से आज स्वागत है। तो आज मेरा जो है सेट प्रैक्टिस का तीसरा क्लास चलेगा। आज तीसरा क्लास लेकर आई हूँ आज। तो आप सब जो है पहला वीडियो में इतना सारा प्यार दिए हैं हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी जो है हम तो आपके साथ चलेंगे, आपको भी मेरे साथ चलना होगा, तभी फायदा होने वाला है। ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो और अपने भाई को, अपने बहन को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलते हैं अगला क्लास सेट 3 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा इसमें है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है स्पेंसर, डार्विन, वालेस, हेक्सले। किसने दिया था बताइएगा कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन साहब, ये डार्विन दिए थे। अब ये स्पेंसर क्या दिया था? ये भी एक सिद्धांत दिया था, योग्यता के उत्तरजीविता का। योग्यता के उत्तरजीविता का सिद्धांत। सिद्धांत दिया था। अब एक जो क्वेश्चन आता है कि प्रत्येक जीन से एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है। एंजाइम निकलता है। मैं साफ साफ से लिखने की प्रयास कर रही हूँ। निकलता है। यह सिद्धांत वीडल एवं टैटम ने दिया था। वीडल एवं टैटम ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, कैरोलस लिनियस को, या इवानोवस्की को, या ल्यूवेन हॉक को। किसे कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जीवाणु विज्ञान के जनक जो है ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? तो इसे वनस्पति विज्ञान का जनक, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है? तो इसे वर्गीकी विज्ञान का जनक, क्योंकि ये दो भागों में बांट दिए थे पूरे बायोलॉजी का। वर्गीकी विज्ञान का जनक। इवानोवस्की को विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। विषाणु विज्ञान का जनक इवानोवस्की को कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक, कैरोलस लिनियस को जो है वो वर्गीकी विज्ञान का जनक, इवानोवस्की को विषाणु विज्ञान का जनक, और ल्यूवेन हॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि जल गैस कहलाता है, क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं जल। इसको ऐसे करके हम लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसमें। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल CO प्लस H2O। इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन CO2 प्लस H2। इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल CO2 प्लस H2O। अब बताइए, अब आसान होगा आप सबको। तो ये जल गैस कहलाता है। किसे कहते हैं जल गैस? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर। जल गैस जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन को कहते हैं। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड
और जल गैस मिलकर जो है वो मेथेनॉल बनाता है। क्या बनाता है? मेथेनॉल। मेथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन कहलाता है? सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व कौन कहलाता है? ग्रेफाइट, आयोडीन की, हाइड्रोजन की, ब्रोमीन? किसे कहते हैं सबसे हल्का आध्यात्मिक तत्व? किसे कहा जाता है? तो ये जो है हाइड्रोजन को कहते हैं, हाइड्रोजन को। और आयोडीन को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ये यहाँ पर लिख देते हैं इसको। आधातु जो चमकता है, जो चमकता है, तो इस आयोडीन आधातु है जो चमकता है। ग्रेफाइट किसका प्रूफ है? ग्रेफाइट कार्बन का, ग्रेफाइट कार्बन का अप्रूप है, अपरूप है। ब्रोमीन के बारे में कहा जाता है कि ब्रोमीन एकमात्र धातु है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कमरे के तापमान, जो कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीन हार्मोन है? कौन सा है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीन, यहाँ हार्मोन नहीं होगा, ये हार्मोन यहाँ नहीं होगा। प्राकृतिक ऑक्सीन कौन सा है? ए में है मेंडोल तथा साइट्रिक एसिड, बी में है एंडोल 3 एसिटिक एसिड, और ये होगा तीसरा नंबर सी अमोनिया नाइट्रेट, और डी में है शुष्क बर्फ। इसमें इनमें से कौन सा प्राकृतिक ऑक्सीन है? प्राकृतिक ऑक्सीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर बी नंबर होगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अब इसका सूत्र क्या होता है? अगर कभी सूत्र दे दे तो क्या कीजिएगा? तो C10H9NO2, NO2। शुष्क बर्फ, इसका सूत्र कितना होता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो शुष्क बर्फ कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं, CO2। अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि नील जिह्वा रोग, नील जिह्वा रोग किस जानवर को प्रभावित करता है? बताइएगा आप लोग, नील जिह्वा रोग किसे प्रभावित करता है? मछली या पक्षी, भेड़ कि गधा? नील जिह्वा रोग जो है वो किसे प्रभावित करता है? तो ये जो हो जाएगा वो भेड़ को, भेड़ को नील जिह्वा रोग से कौन प्रभावित होता है? तो ये भेड़ होता है। अब ये भेड़, ये किस वायरस के कारण होता है? नील जिह्वा रोग तो भेड़ के शरीर में रहता है एक वायरस के रूप में, तो किस वायरस के कारण होता है? तो ये जो होता है कुलीसाइडोडस वायरस, वायरस के कारण होता है। मतलब ये वायरस जो है वो भेड़ के शरीर में रहता है, और भेड़ जो है जिसके संपर्क में आता है उसे जो है नील जिह्वा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य लगेगा? तो V बराबर क्या फॉर्मूला होता है? V बराबर W/Q,
ये विभवांतर होता है, W कार्य होता है, और Q क्या होता है, आवेश होता है। तो V बराबर कितना दिया हुआ है, 16, और W हमको निकालना है, और Q बराबर कितना है, 5 कूलम। तो W बराबर कितना हो जाएगा, 16 पचे 80 जूल, 16 पचे 80 जूल, ये 80 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे ओडोमीटर से मापा जाता है, ओडोमीटर से किसे मापा जाता है, बताइएगा। दबाव को, कि ऊंचाई या दूरी या वेग, ओडोमीटर से किसे मापते हैं, ओडोमीटर से दूरी को मापते हैं, ओडोमीटर से किसे मापते हैं, दूरी को मापते हैं। अब वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब वायरोमीटर से, वायरोमीटर से। अब वायु की गति को किससे मापते हैं, वायु की गति को, वायु की गति को एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से। ओडोमीटर से ऊंचाई को मापते हैं, वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से, और वायु की गति को एनीमोमीटर से मापते हैं। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गहरे समुद्र में गोताखोर किस गैस के मिश्रण का, किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाता तो वो कौन सी गैस लेकर अपने साथ जाता ताकि वो अच्छे से श्वास को ले सके, तो हीलियम तथा ऑक्सीजन, या हीलियम तथा नाइट्रोजन, या हीलियम तथा एसिटिलीन, या ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, कौन गैस होगा बताइएगा। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हीलियम तथा ऑक्सीजन। ये जो है हीलियम ऑक्सीजन जो होता है वो हवा के रूप में श्वास लेने में मदद करता है, श्वास लेने में मदद करता है। क्योंकि हम लोग बाहर में जब जमीन पे रहते हैं तो श्वास तो ले लेते हैं हवा के द्वारा, चला गया कहाँ, समुद्र में, वो भी गहरा समुद्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि आंख एवं उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है, आंख एवं उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। तो ये ओंकोलॉजी, ये ऑप्टोमेट्री, या ओडोंटोलॉजी, या ऑप्थेल्मोलॉजी, कौन होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर होगा। आंख एवं उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि आंखों में रंग प्रदान करने का कार्य कौन करता है, आंख में रंग प्रदान करने का कार्य, आइरिस, आइरिस। दूसरा क्वेश्चन है कि आंखों का कौन सा भाग दान किया जाता है, आंख का कॉर्निया भाग दान करते हैं। आज अच्छा से लिख रहे हैं ना, कॉर्निया भाग दान किया जाता है, किया जाता है। आंख के स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, आंख की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। तो आंख के बारे में हम अध्ययन किसमें करते हैं, ऑप्थोमेलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, स्तनधारियों का, फूलों का, कैंसर का, कि उपस्थियों का, उपस्थित लिख दिए यहाँ पर, उपस्थियों का
कार्टिलेज, इसका मतलब कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज। तो मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आप लोग बताइएगा। मेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है मेमोलॉजी में। अब फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, एंथोलॉजी। अच्छा, ये कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का, तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। उपास्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? उपास्थियों का अध्ययन, ये भी हड्डी ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुलायम होता है नॉर्मल हड्डी से। ये जहां जहां जोड़ होता है ना, वहां वहां पाया जाता है उपास्थि। उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है, कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोलॉजी। और अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मेन हड्डी जो है, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। चलिए, ये क्वेश्चन का तो पूरा ऑपरेशन हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? मतलब सांप के बारे में जानना क्या कहलाता है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो ये सर्पेंटोलॉजी होगा, या ऑर्निथोलॉजी, या हर्पेटोलॉजी, या इक्थियोलॉजी होगा? कौन होगा? सांप के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो ये जो हो जाएगा वो सर्पेटोलॉजी, सर्पेटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी में जो है पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। हर्पेटोलॉजी में क्या करते हैं? ये जीव की शाखाओं का वर्णन हर्पेटोलॉजी में करते हैं। जीवों की शाखाओं का वर्णन, जीवों की शाखाओं का वर्णन हर्पेटोलॉजी में। इक्थियोलॉजी में किसका वर्णन करते हैं, अध्ययन? तो ये जो है इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं, मछलियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 14 नंबर का रहा है कि किसी भी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसके विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी भी पदार्थ के विलयन को गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला है बढ़ता है, या घटता है, या स्थिर रहता है, या इनमें से कोई नहीं। किसी भी विलयन को जब हम गर्म करते, देखते नहीं है पानी को जब गर्म करते हैं तो पानी में जब चीनी डालते हैं तो जल्दी घुल जाता है, और बिना गर्म पानी में चीनी डालते हैं तो देरी से घुलता है। ये घुलने वाला होगा विलेयता, घुलाने वाला विलयन होगा। तो ये जो है उसको जब हम पानी को गर्म कर देंगे तो चीनी जल्दी ना घुलेगा, तो इसके विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाएगा, मतलब जल्दी घुलेगा। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि टिबिया किसका भाग है? टिबिया किसका भाग है? हाथ का है, कि खोपड़ी का, कि बांह का, कि पैर का, किसका है? टिबिया किसका भाग है? आंसर इसका क्या होगा? टिबिया किसका भाग है? तो ये जो होगा पैर का होगा, पैर का। अब टिबिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टिबिया जो है वो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी होती है, शरीर की
दूसरी सबसे बड़ी हड्डी। जो पैर के निचला भाग में पाया जाता है, पैर के निचला भाग में पाया जाता है, मतलब बीच वाले पोर्शन में। तो ये तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी हो गई। अब पहली कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ये भी पैरे का है, फीमर है। फीमर जो जांग की हड्डी होती है, फीमर जांग की हड्डी। फीमर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 16 नंबर का रहा है कि सूरज के रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मतलब प्रिज्म से गुजारने वाले प्रकाश के सातों रंग को प्रिज्म से पहले कौन गुजारा था? कौन है ये? इसका जो है ऑप्शन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, न्यूटन, या हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, या अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन ऐसा काम किए थे पहली बार? प्रिज्म से सबसे पहले जो है वो प्रकाश को कौन गुजारे थे? ये जो हो जाएगा इसका आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन जो है ये कार्य किए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या किया था? तो ये सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। तो प्रिज्म से सबसे पहले प्रकाश की 7 रंगों को गुजारने का कार्य कौन किए थे? तो ये जो है आइजैक न्यूटन साहब, ये न्यूटन साहब किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि दांत का सड़न शुरू हो जाता है जब हमारे मुंह का पीएच मान होता है। दांत कब सड़ने लगता है? जब हमारे मुंह का पीएच मान मतलब कितना होता है तो दांत सड़ने लगता है। तो ये जो होता है ए नंबर में दे रहा है कि 5.5 से कम हो जाए, या 6.5 से कम होना चाहिए, या 7.5 से, या 5.5 से अधिक। कितना होगा पीएच मान दांत मुंह का, तब दांत सड़ने लग जाएगा। तो ये जो है वो 5.5 से कम अगर हो गया पीएच वैल्यू मुंह का, तो समझिए कि दांत सड़ना शुरू हो जाएगा। अब दांत का अध्ययन हम किसमें करते हैं? दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अब कितना दांत जो होता है वो दोबारा आता है, जिसको क्या कहते हैं? दूधवा दांत। तो ये 20 दांत ऐसे दोबारा 20 दांत आता है, 20 दांत। अच्छा, मुंह का पीएच मान होना क्या चाहिए? तो मुंह का अमूमन पीएच मान, मुंह का पीएच मान 6.3 से नीचे नहीं होना चाहिए। 6.3 से नीचे नहीं होना चाहिए। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे के बर्तन पर हवा के संपर्क में आने से बर्तन हरा हो जाता है, किसके कारण? जब तांबा के बर्तन को हम खुली हवा में छोड़ देंगे तो इसका रंग जो होता है वो हरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण, ये कॉपर सल्फेट एवं कॉपर कार्बोनेट के कारण। और सी नंबर दे रहा है कि कॉपर नाइट्रेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण, या इनमें से किसी के कारण। किसके कारण ऐसा होता है? तांबा हरा क्यों हो जाता है हवा के संपर्क में आने पर? और चांदी जो है वो काला पना जाता है चांदी में।
तो ये हो जाएगा ए नंबर। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण तांबा जो है वो हवा के संपर्क में आने पर जो होता है हरा कलर का हो जाता है। ठीक है, ये चांदी जो है, चांदी हवा के संपर्क में आने पर, चांदी हवा के संपर्क में आने पर काला होने लग जाता है, काला होने लग जाता है। इसीलिए देखते नहीं है सोनार सब कितना बढ़िया से रखता है उसको कि कहीं काला ना पड़ जाए उसमें हवा अगर प्रवेश कर गया तो फिर कोई लेगा भी नहीं। एक होता है कि ये लोहा पर, लोहा को भी खुली हवा में जब हम छोड़ देते हैं तो उसपे जो है वो भी ऑक्सीडेशन कर लेता है और वायु के साथ, और उसका जो है वो क्षरण होने लगता है। तो हवा लोहा को क्षरण से बचाने के लिए, क्षरण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस पे जिंक का लेप चढ़ाया जाता है। जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता मतलब उसको जस्तीकरण किया जाता है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला 19 नंबर का रहा है कि औजार में, देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी सब लोग कह रहे थे कि बउआ वाला क्वेश्चन लाया है। ये सब क्वेश्चन बनेगा, बनाइए, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और कोई भी एग्जाम में कम से कम तो 7 से 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही देखने को मिलता है। तो हम जो है वो सारे जगह से ढूंढ करके क्वेश्चन लाते हैं एनसीईआरटी सबसे, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगला है, औजारों में लोहे के फलक में बने बलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से बलय में क्या परिवर्तन होता है? मतलब जब कोई जैसे हसुआ हो गया, चाहे ये कुदार हो गया, इसको जब हम लोग बेट लगवाने के लिए जाते हैं तो उसको गर्म करता है ताकि वो फैले, और फैले तब उसमें बेट अच्छा से उसमें जो है लग जाए। ठीक है, तो इसका आकार छोटा हो जाता है जब हम गर्म करते हैं लोहा के फलक को, मतलब अगली वाली भाग को, तो ये इसका आकार छोटा हो जाता है कि आकार बड़ा हो जाता है, या आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता कि इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका आंसर? तो जब हम उसमें वेट लगाएंगे, उसका पेच लगाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आकार बड़ा करने के लिए ऐसा किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है ताकि उसमें अच्छे से अटैच हो जाए। तो इसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। जैसे कि टमटम वगैरह में ना देखते हैं, उसका रिम लगाने के लिए तो उसमें लकड़ी जो रहता है और उसको रिम में जो सेट रहता है, तो रिम को पहले गर्म किया जाता है ताकि लकड़ी जो है वो अच्छा से सेट हो जाए। बैलगाड़ी वगैरह में ऐसे ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि पुष्प के निम्न भागों में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? मतलब पुष्प में इतने में से कौन सा भाग जो है वो नहीं पाया जाता है फूल वाला भाग में? तो बाह्य दल पुंज एवं पंखुड़ी, या मूलांकुर, या पुंकेसर, या स्त्री केसर, फूलवा में कौन चीज नहीं पाया जाता इनमें से? बताइएगा कि पुष्प के निम्न भागों में से क्या चीज नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो है वो मूलांकुर नहीं पाया जाता है। ये मूलांकुर जड़ जब उत्पन्न होता है उस टाइम ना, ये मूलांकुर किसका भाग है? ये जड़ का भाग है, जड़ का भाग है। तो आज का 20 क्वेश्चन जो है हो गया है मेरा समाप्त। तो आप लोग को सेशन कैसा लगता है जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है बहुत सारा प्यार दिए मेरे को पहला वीडियो में, तो इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और अगली वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, बस कल फिर हम वापस आएंगे, और जय हिंद।